नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गड़ोदिया से। अपन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे का जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में अपन ने प्रावस्था तक पढ़ लिया था और चार प्रकार की प्रावस्थाएं थी उसके बारे में पढ़ा। आज अपन जनसंख्या वितरण घनत्व और उसका जो आगे का चैप्टर है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, उनको अपन पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और अपन ने चार अवस्थाएं पढ़ी। 1951-1981 के बाद वाली जो घय थी वो वर्तमान समय तक की अपन ने पढ़ चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। क्षेत्रीय भिन्नताएं क्षेत्र के आधार पर जो जनसंख्या में भिन्नताएं पाई जाती है उससे संबंधित अध्ययन है। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि केरल में सबसे कम 9.4 वृद्धि दर दर्ज की गई। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 2001 की तुलना में 2001-11 में 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% वृद्धि तक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% गिरावट थी, तमिलनाडु में 3.9% तथा पुडुचेरी में 7.1% पिछले दशकों की तुलना में 2001 और 2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष तक का जो आयु वर्ग था उसका अंश 20.9% है, जो कि 2011 जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो ये काफ़ी सुभेद्य भी हो सकती है। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिसमें से कुछ विवाह की निम्न आयु निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि, यानी कि इस प्रकार की समस्याएं इस प्रकार की जनसंख्या में देखने को मिलती है। तो इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां अपनाई ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या है जो किशोरों की है, अगर उन्हें सही ढंग से सुनियोजित ढंग से अगर शिक्षा नहीं दी जाती है तो वह समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं और दुराचारों में पढ़कर समाज को
अन्य दिशा में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार इस युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए उनकी शिक्षा से संबंधित समग्र विकास अभिकल्पित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। यानी कि इसके तहत जो 14 वर्ष से लेकर जो 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के जो सभी युवा आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और राष्ट्र के विकास में ये योगदान दे सके, इस प्रकार का प्रयास किया गया है। इसके लिए नीति बनाई गई है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रहे कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। यानी कि एक इस प्रकार की नीति लागू की जाए जिसमें युवाओं को कौशलता सिखाई जाए और वह अपना उद्यम लगा सके, और सरकार इस प्रकार का प्रयास करे कि जो युवा हैं वह देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें और उनको भारत के विकास के मध्य उनको जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या में के वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। जो विभिन्न वर्षों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। कई सालों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र रही, कई बार निम्न रही, कई बार उच्चतर रही, और इस प्रकार मृत्यु दर और जन्म दर के जो आंकड़े हैं भिन्नता लाते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है जिससे योजनाएं लागू करने में दिक्कत आती है। तो जनसंख्या संगठन जानना जरूरी है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा और धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। जनसंख्या वृद्धि अपने आप में अलग है और जनसंख्या संगठन है वो अलग है। वहाँ पर किस प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, किस प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, इस प्रकार कितनी आयु से कितनी आयु वर्ग के लोग रहते हैं, आयु के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें अपने क्रियाकलाप दे रखे हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन दे रखा है पहला। तो अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है तब ये और भी सार्थक हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव है, जिसमें 5,97,608 यानी कि 93.2% गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसता है। यानी कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं पर ग्रामीण जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है। दूसरी ओर दादर और नागर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपाति ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में ये 200 व्यक्तियों से कम और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों पर यह 17,000 व्यक्तियों तक पाया जाता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में गांवों का प्रकार भी अलग अलग पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर 200 व्यक्ति ही एक गांव में पाए जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं वहाँ पर 17,000 तक व्यक्ति एक गांव में पाए जाते हैं। तो ये प्रकार में भी भिन्नता देखने को मिलती है।
भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रण करता है। यानी कि गाँव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को इस प्रकार जो नियंत्रण देखने को मिलता है वो यहाँ पाया जाता है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। यानी कि नगरीय जनसंख्या आज नगरों में बहुत सारी सुविधाएं मिलने के कारण से लोग गाँव से शहरों की तरफ गए हैं और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। सबसे बड़ा कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। आज कोई भी गांव में जो रहते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ दौड़ते हैं और स्वास्थ्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो शहरों में मिलती है, वो गाँव में नहीं मिलती, जिसके कारण से भी लोग शहरों की तरफ जाते हैं। तो इससे शहरों में नगरीय जनसंख्या बढ़ती है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है। ये सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। यानी कि जहाँ पर जीवन की अनुकूलताएं अधिक हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, नगरीय जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पर अनुकूलताएं नहीं है, यानी कि अधिकतर बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है या पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर नगरीय जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो ये जो भौगोलिक कारण है वो भी इन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब आता है भाषाई संगठन, यानी कि भाषा के आधार पर किस प्रकार के संगठन देखने को मिलते हैं। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है, यहाँ पर विभिन्न भाषा बोली जाती है और हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर विविध भाषी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ग्रिएशन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 और 28 देश में 189 भाषाएँ और 544 के लगभग बोलियाँ थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनुसूचित है मतलब यानी कि संविधान में इनको दर्जा दिया गया है और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों के हैं। 2011 में यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमित प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो रहा है। भाषाई वर्ग प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों के जुड़े हुए हैं, जिनसे उप परिवार शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे तालिका 1.2 में अच्छे से दर्शाया गया है, तो अपन इसको उसमें देखेंगे। और ये देखो, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है इस प्रकार। तो धार्मिक संगठन, तो देखिए, तो देश के विभिन्न भाषाई वर्गों के वितरण को दर्शाने वाला भारत का एक गुणात्मक प्रतीक मानचित्र अपन बना सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। अब आता है धार्मिक संगठन। भाषा के आधार पर हो गया, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर हो गया, जनसंख्या के आधार पर होगा। अब अपन बात करते हैं धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप में व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाया गया है।
कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म को संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। यानी कि ये देखा गया है कि एक धर्म के मानने वाले लोग एक जिले में बहुत अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं, तो दूसरे जिले में वह कम निवास करते हैं। इसी प्रकार राज्यों के आधार पर देख सकते हैं, जिस प्रकार भाषा के आधार पर इसका संगठन पाया जाता है, उसी प्रकार धर्म के आधार पर भी भारत में धार्मिक संगठन देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों में प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर देखिए इसमें धर्म और भूदृश्य दिखाए गए हैं। हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है, 70 से 90% तक और उससे अधिक, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर अधिक निवास करते हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास और लक्षद्वीप में केंद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण जो मुख्य केंद्र देखा जाता है वो पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या निवास करती है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सकेंद्रित है। जो पंजाब सिख जो लोग हैं वो इन 3 क्षेत्रों में केंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में केंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्रों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में है। भारत के अन्य धर्मों में जरस्तु जनजाति एवं अन्य देशी निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूह में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। तो बहुत सारे जो धर्म हैं वो एक जगह संगठित रूप में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं वह बिखरे हुए रूप में, जो छोटे समूह हैं वो बिखरे हुए रूप में देश में पाए जाते हैं। इस प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कार्य करते हैं उसके आधार पर आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखो मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? वे व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष में 183 दिनों यानी 6 महीने से कम दिन तक काम करता है। तो इस प्रकार की परिभाषा दे रखी है, इनको अपने को याद करना है और अपन इनको समझते हुए चलेंगे। तो ऐसा देखा गया कि भारत में श्रमिकों यानी कि दोनों मुख्य और सीमांत अनुपात 2011 में 39.8%, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। ये एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है, जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या में होने की संभावना की ओर इशारा करता है। यानी कि अधिकांश जो जनसंख्या है वह बेरोजगार है या अश्रमिक है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो संगठन है वो देखने को मिलता है और वह आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत गिने जाते हैं। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6% है, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% है। सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सहभागिता है वो अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए सहभागिता आवश्यक है और इस प्रकार देखने को मिलती है। विभिन्न राज्यों में कई जगह कम सहभागिता देखने को मिलती है और कहीं अधिक सहभागिता देखने को मिलती है। तो भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन देखें, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति की खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी भी प्रकार की
सहभागिता से होती है। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। तो समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निभाता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जैविक भिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। ये एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संज्ञान में लिया है। UNDP के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। यानी कि ये माना जाता है अपने भारत में महिला पुरुष में भेद किया जाता है। अगर ये मान लिया जाए तो जो UN है वो ये मानता है अगर आधी से ज़्यादा जनसंख्या अगर बहिष्कृत कर दी जाएगी तो वहाँ विकास संभव नहीं है और जो भी विकास होगा वो लुप्त प्राय माना जाएगा। तो सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वे एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। इसके आगे का जो अपन है चैप्टर वो आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।